दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे युग निर्माता का विश्लेषण करने जा रहा हूं, उसकी उपलब्धियों का, उसकी योग्यता और क्षमता का, जिसके कारण दुनिया में आज हमारे करोड़ों बच्चे रोजगार पा रहे हैं। उस शख्स का नाम था पीवी नरसिम्हा राव, जिसे कहते हैं कि वो जबान से नहीं दिमाग से सियासत करते थे। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म बंगारा गांव करीमनगर जिले आंध्र प्रदेश में हुआ था। 83 साल के 2004 23 दिसंबर को उनका निधन हुआ। तमाम उतार चढ़ाव के बीच उन्होंने अपनी सियासत जारी रखी। लंबे अरसे 10 से अधिक वर्षों तक आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल रहे। 71 से 73 तक मुख्यमंत्री रहे और इंदिरा गांधी के नजदीक होने के कारण वो गृह मंत्री, विदेश मंत्रालय, कई मंत्रालयों पर शामिल रहे। 1991 में एक ऐसा समय आया था जब उनकी तबीयत नहीं ठीक थी और कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव जी अपने सामान को अपने गृह जनपद करीमनगर बंगारा गांव में जाना चाहते थे, लेकिन किसी उनके ज्योतिषी मित्र ने कहा थोड़े दिन रुक जाइए और उसके कहने पर वो रुक गए। दुर्भाग्यवश 21 मई 1991 को वो घटना घटित हुई जिसने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। दक्षिण भारत के एक दौरे में चुनाव के दौरान राजीव गांधी की नृशंस हत्या हो गई। पीवी नरसिम्हा राव जो कि सबसे सीनियर थे, कमजोर थे, इस वजह से जितने भी प्रधानमंत्री के दावेदार थे उन्होंने सब मिलकर शरद पवार, एनडी तिवारी, माधवराव सिंधिया, पायलट जो है और जितने भी और प्रबल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितने भी कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे, मजबूत थे, उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की कमान सौंपने में अपनी सहमति दी। थोड़े दिनों बाद जब रिजल्ट आया, चूंकि प्रथम चरण का मतदान हो चुका था, इसलिए सहानुभूति का लाभ वैसा नहीं मिला जैसा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मिला था। उत्तर भारत में चुनाव संपन्न हो चुका था, दूसरे चरण में दक्षिण राज्यों में चुनाव हुआ था, इसलिए सहानुभूति का लाभ उतना नहीं मिल पाया, जिसके कारण 232 संख्या ही कांग्रेस को मिली। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर आम सहमति बनी, चाहे उसमें शरद पवार रहे, एनडी तिवारी रहे, जितने भी नेता थे वो सभी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाने पर अपनी सहमति दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के 75 वर्षों के इतिहास में पीवी नरसिम्हा राव ने अल्पमत सरकार के रहते हुए जो रिकॉर्ड बनाया है वो न भूतो न भविष्य कभी बन पाएगा, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। जिन परिस्थितियों में नरसिम्हा राव ने देश की कमान संभाली थी, कहा जाता है, एक रिपोर्ट भी है जिसके अनुसार कि चंद्रशेखर जी सरकार में अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, दुनिया में उदारीकरण का दौर चल रहा था। पीवी नरसिम्हा राव 17 भाषाओं के ज्ञाता थे और 62 से लेकर 91 तक 30 वर्षों से अधिक उनका राजनीतिक अनुभव था। तो कहा जाता है कि जुबान से नहीं दिमाग से वो कार्य करते थे। उस दिमाग ने देश को एक नई दिशा दी, उदारीकरण का एक बदलाव दिया और सबसे बड़ी योग्यता क्षमता का ये उस बदलाव की क्रेडिट उन्होंने खुद न लेकर के मनमोहन सिंह को दिया, जो भारत के विभिन्न वित्त मंत्रालयों में आरबीआई के गवर्नर रहे, अमेरिका में रहे और फाइनेंस के अच्छे जानकार थे। उन्होंने उसकी क्रेडिट दी और वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी। 5 वर्षों के कार्यकाल में उदारीकरण का एक ऐसी आधारशिला देश में रखी गई जिसका लाभ आज तक देश के लाखों युवा पा रहे हैं और भविष्य में पाते रहेंगे। उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की एक लंबी रेखा बनी हुई है। नरसिम्हा राव को मैं देश का सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो इंदिरा गांधी से भी ज्यादा ताकतवर नेता थे, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। कहा जाता है कि भी प्यार रहती थी, तमाम पुस्तकों में लिखित भी है कि पीवी नरसिम्हा राव को सोनिया गांधी पसंद नहीं करती थी, जिसके कारण उनको अमेठी में आकर अपने राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर उन्हें बयान देना पड़ा था। उनके पति के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, जबकि उनके सबसे घरेलू कैप्टन सतीश शर्मा नरसिम्हा राव के सबसे नजदीकी मंत्रिमंडल सहयोगी शामिल हैं। जितेंद्र प्रसाद को उन्होंने अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया था। अब हम उनके कार्यकाल की एक एक बिंदुओं का विश्लेषण करें तो अल्पमत की सरकार को 5 सालों में उन्होंने बहुमत की सरकार बनाया और कैश फॉर वोट जैसे आरोप भी उन पर लगे, कार्रवाई भी हुई, जांच भी हुई। दूसरा, उन्होंने इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दिया। इसके अलावा इंटरनल सियासत में
जो चाहा वो किया। सोनिया गांधी उनके सलाहकारों के तमाम विरोध के बावजूद भी नरसिंहा राव ने अपने तरीके से चलाया और सोनिया गांधी के किसी भी दबाव को उन्होंने सहन नहीं किया। अब हम एक एक उनकी उपलब्धियों को भी गिनाते हैं कि किस तरह से उनकी उपलब्धियां रही हैं। नरसिंहा राव प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देश में दो सबसे बड़े इशू थे, मंडल और कमंडल। मंडल से जो बीपी सिंह लागू करके गए थे, जिससे देश में अगड़ों पिछड़ों में खून खराबा भी हुआ था और एक ऐसा माहौल बन गया था, दूरियां बन गई थी। उस मंडल को पीवी नरसिंहा राव ने अपने दिमाग की सियासत से उसे ऐसे क्रीम में लपेटा कि वो आग शांत हो गई। दूसरा, जहां तक अयोध्या विवाद का सवाल है, आज ये निश्चित रूप से मानिए, जो भी कहना सुन ले, अगर 6 जून 1992 की घटना नहीं घटित हुई होती, मेरा अपना व्यक्ति मानना है उच्चतम न्यायालय को निर्णय देने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा टूटा और जिसकी आधारशिला 5 सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। लेकिन कहा जा सकता है कि उसकी वास्तविक आधारशिला उसी दिन मजबूत हो गई थी जिस दिन 6 दिसंबर 1992 का ढांचा टूटा था। टूटने के बाद भाजपा की 4 सरकारों को बर्खास्त किया, कल्याण सिंह सहित 4 सरकारें बर्खास्त हुई। और दूसरा, मंडल कमंडल के अलावा उन्होंने लालू यादव, जिनके खिलाफ कार्रवाई आज चल रही है, जो विभिन्न चारा घोटाले से लेकर जेल जा चुके हैं, ये भी नरसिंहा राव के कार्यकाल में कार्रवाई शुरू हुई। दूसरा, माना जाता था कि उनके गुरु चंद्रा स्वामी, लेकिन चंद्रा स्वामी को भी जेल जाना पड़ा। इसके अलावा अडवाणी जी रथ यात्रा करके सबसे बड़े हिंदुत्व के चेहरा थे, पॉपुलर लीडर थे, लेकिन जैन डायरी में नाम आने के बाद 1996 में इलेक्शन भी रख के अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा आया। तो ये भी कहा माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनवाने में उन्हें अवसर देने में नरसिंहा राव की भी एक भूमिका मानी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में मोतीलाल वोरा बहुत लोकप्रिय गवर्नर हो गए थे, मुख्यमंत्री की तरह कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी एक जैन डायरी में नाम आने के बाद अपना इस्तीफा सौंप कर उत्तर प्रदेश से गवर्नर के पद से जाना पड़ा। अब इन सब के अलावा 3 सबसे बड़े इशू थे देश में, जो ज्वलंत इशू थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम, तीनों जल रहे थे। तीनों राज्यों में नरसिंहा राव ने शांतिपूर्वक चुनाव हुए और एक बहुत बड़ा इशू जो उत्तर दक्षिण के बीच में हिंदी विवाद रहता था, उस विवाद को भी कम करने में नरसिंहा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक अहम भूमिका ली। क्योंकि दक्षिण भारत में जो पहले माना जाता था कि हिंदी भाषी लोग शासक हैं और दक्षिण भारत के लोगों को कभी को प्रधानमंत्री का अवसर नहीं मिलेगा, नरसिंहा राव को अवसर मिलने के बाद ये खत्म हो गया था कि दक्षिण का वर्ग प्रधानमंत्री में से जो हिंदी का विरोध था वो भी नरसिंहा राव के समय कम हुआ। और इसी तरह से अगर उनके पॉजिटिव बिंदुओं की एक श्रृंखला है तो निगेटिव बिंदु है। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो 5 दिनों तक पार्लियामेंट चलती रही, क्योंकि उस समय 1000 को 500 के नोट नहीं थे। 88 में आया कि नहीं पार्लियामेंट में, और लक्खू भाई पाठक जिन पर घूस देने का आरोप लगता था, ये साबित नहीं हो पाया कि करोड़ आएगा कि नहीं। 5 दिन बहस के बाद मुद्दा समाप्त हो गया। इन तमाम बिंदुओं के अलावा एक लंबी श्रृंखला जिनके पूरा कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, पिक्चर भी बन नहीं है, और बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाक्रम उनसे साथ जुड़े हुए हैं। एक और बताऊं, इस पिछले महीने जब चुनाव हो रहा था तेलंगाना में, मैं नरसिंहा राव के गाँव में गया था। यह परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। उस नरसिंहा राव के घर से पास में लगा हुआ बहुत पुराना ऐतिहासिक शिव जी का मंदिर है, जिसमें बताया जाता है नरसिंहा राव जी बचपन से उसमें पूजा करते थे। और ये बंगारा गांव आंध्र प्रदेश से 165 किलोमीटर दूरी पर है, जो अब ये विभाजित आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य में इनका गृह प्रवेश पड़ता है। यही नहीं, एक और ऐतिहासिक घटना इनके साथ जुड़ी हुई है। 5 साल कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पार्टी के, लेकिन उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय तक नहीं जाने दिया गया। इस बात को लेकर आज भी जब भी नरसिंहा राव की चर्चा होती है, तब दक्षिण भारत में उनके समर्थकों में आज भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके परिवार के खिलाफ आक्रोश दिखाई पड़ता है कि ऐसे महान शख्सियत का उन्होंने अपमान किया। यही नहीं, 133 करोड़ यूरिया घोटाले का जैसे आरोप उनके बेटे पर लगा, और कई आरोप भी लगे, लेकिन वो आरोप जो लगे वो आरोप उपलब्धियों के सामने बहुत छोटे हैं। उसे हम देश के लिए उन आरोपों को बहुत छोटा कहा जा सकता है, क्योंकि जो उनकी उपलब्धियां थी, मंडल का विवाद समाप्त कराना, एक तरीके आधारशिला रखना,
दूसरा 3 राज्यों में जो जल रहे थे उनमें चुनाव कराना। यही नहीं, उन्होंने अपनी जो कहते हैं कम बोलने से जबान से ज्यादा दिमाग से काम लिया। जनता दल के इतने टुकड़े कराए कि उसमें प्रधानमंत्री के दावेदार ही रह गए थे। तो सियासत में इंटरनल एक्सटर्नल बाहर भी उन्होंने यात्राएं कम की, लेकिन देश का मान उन्होंने बढ़ाया। तो आज हमें कह सकते हैं कि देश में जो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इन प्रधानमंत्रियों में सबकी अपनी अपनी उपलब्धियां अलग हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां अपने अलग हैं। राजीव गांधी ने पंचायती राज से लेकर कंप्यूटरीकरण नया योगदान दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का बंटवारा किया। जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत में नींव रखी, जो मिक्स इकोनॉमी के आधार पर आज इस आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कम समय मिलने के बावजूद भी चाहे देवगौड़ा हो, इंदु कुमार गुजराल रहे हों या फिर वीपी सिंह रहे हों, सबकी अपनी अपनी पहचान है। अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक ऐसा स्वरूप था जिन्होंने 2 दर्जन से अधिक दलों को जोड़ करके अपना कार्यकाल पूरा किया और कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पोखरण जैसे उदाहरण है, पाकिस्तान यात्रा की, सौहार्द वातावरण बनाया। बहुत सारे हर प्राइम मिनिस्टर की अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। मोदी जी ने तमाम साहसिक फैसले किए, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में मेरा अपना व्यक्तिगत जहां तक मानना है वो पीवी नरसिम्हा राव को कहा जा सकता है। अगर पीवी नरसिम्हा राव ने समय के अनुसार उदारीकरण का रूप नहीं अपनाया होता तो आज देश में जो आर्थिक स्वावलंबीपन है, जो करोड़ों बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, आयात निर्यात का एक अवसर मिला है, ऐसा नहीं होता। ऐसे शख्सियत को देश को याद करना चाहिए। और ये भी माना जाता है कि जिस शख्सियत को जिसने करोड़ों रोजगार उपलब्ध कराए उसे कांग्रेस ने पार्टी कार्यालय पर नहीं जाने दिया, उसका भी खामियाजा कांग्रेस आज भुगत रही है। तो मेरा अपना मानना है कि पीवी नरसिम्हा राव को जरूर देशवासियों को याद रखना चाहिए, उन नौजवानों को जो विदेश में जाकर अपनी अच्छी जीविका, अपना जीवन संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद।